Hi everyone, welcome to the Literature Lok. I am Neha Singh. Today we will study about On His Blindness or When I Consider How My Light is Spent. जी हाँ, दोनों ही इसके टाइटल हैं, किसी भी नाम से एग्जाम में आ सकता है क्योंकि अगर आपने सोनेट पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सोनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये है कि सोनेट की जो फर्स्ट लाइन है वो ही उसका टाइटल होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आज हम इसी को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मैं इसको स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपका कुछ सेकंड लूंगी जिसमें मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूंगी कि एक्चुअली हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम ये जो सोनेट है, पोएम है, इसके रिटन एंड पब्लिश ईयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, कलेक्शन के बारे में देखने वाले हैं, लाइन टू लाइन आपको पूरा जो है डिटेल से बताने वाली हूँ, इसकी समरी, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से लिटरेरी फिगर यूज हुए हैं ये आपको बताने वाली हूँ। और आपको लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट, वो भी आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि लास्ट अगर आपने एलटी का पेपर दिया होगा तो ये आपने देखा होगा कि एलटी में अब ट्रेंड जो है थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है पेपर को टफ बनाने, या आप कह सकते हो कि ये चेक करने के लिए कि कितना डीप बच्चे ने स्टडी किया है, वहां से कोई वर्ड उठाकर पूछ दे रहे हैं। लाइट जैसे मान लीजिए यहाँ से लाइट उठाया और पूछ लिया कि ये किसके लिए है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछ दे रहे हैं। तो आपको वर्ड टू वर्ड जो मीनिंग है वो पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए हुए। तो चलिए हम बात करते हैं अगर इसके रिटर्न ईयर की। तो देखिए इतना तो आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरी बायोग्राफी देखी है मिल्टन की जो मैंने पढ़ाई है, तो 1652 में जो है मिल्टन क्या हुए थे, ब्लाइंड हुए थे। और ऐसा माना जाता है, एक्चुअली इसके बारे में जिसे बोलते हैं एकमत नहीं है, एकमत इन द सेंस एकदम फिक्स्ड डेट कहीं भी लिखी हुई नहीं मिलती है। कुछ राइटर्स का मतलब दो मत है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 1652 के आसपास जो है लिखा गया जब मिल्टन ब्लाइंड हुए, और कुछ लोगों का ये मानना है कि ये जून से अक्टूबर 1655 के आसपास ये लिखा गया है। तो जब भी इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है आपसे इस तरह की डेट नहीं पूछी जाती। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे इसकी पब्लिकेशन डेट पूछी जा सकती है। तो ये फर्स्ट पब्लिश जो है वो कब हुआ था और किस कलेक्शन में हुआ था ये हम देख लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट पब्लिश हुआ था ना, ये पब्लिश हुआ था 1673 में, ठीक है, 1673 में ये पब्लिश हुआ था। और जो मिल्टन की ऑटोबायोग्राफिकल कलेक्शन थी, ऑटोबायोग्राफिकल इनकी जो नोटबुक थी, उसी में ये पब्लिश हुआ था। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मिल्टन की ऑटोबायोग्राफिकल जो नोटबुक है उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर रखी गई है। तो जो मिल्टन की नोटबुक थी, ऑटोबायोग्राफिकल नोटबुक, उसका नाम है, मैंने आपको बायोग्राफी में भी पढ़ाया है, ट्रिनिटी मैनोस्क्रिप्ट। क्या नाम है? ट्रिनिटी मैनोस्क्रिप्ट, राइट। तो ये इसका नाम है, ट्रिनिटी मैनोस्क्रिप्ट, उस नोटबुक का। इसी में ये पब्लिश हुई थी सोनेट 1673 में। और अगर बात किया जाए कि ये ट्रिनिटी मैनोस्क्रिप्ट कहाँ पर है, तो ये जो है ये रेन लाइब्रेरी में है। कहाँ पर है? रेन लाइब्रेरी में, ठीक। अब ये रेन लाइब्रेरी कहाँ है? ये आपका है ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में रेन लाइब्रेरी है, वहीं पर उनकी ये जो ऑटोबायोग्राफिकल नोटबुक है ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट वहां पर रखी गई है और उसी में ये इनका कलेक्शन आया था। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हमने अगर ये जान लिया कि ये एक सोनेट है तो इससे दो चीजें तो क्लियर हो गई। एक तो ये कि इसका जो फर्स्ट लाइन है ये इसका टाइटल है, ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा ये जो आप देख रहे हो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये इसका टाइटल है। तो ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है ये किसके द्वारा गिवन है ये आप मुझे बताओगे कमेंट करके, या तो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी ये चेक करने के लिए कि आप लोग कमेंट किए कि नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका आंसर दे चुकी हूँ, इसको बता चुकी हूँ, ठीक है, पहले जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो चलिए साथ ही साथ आपको ये भी बता देती हूँ कि ये कैसा सोनेट है। ये है पेट्रार्कन सोनेट। क्या है? पेट्रार्कन सोनेट है, ठीक है। ये पेट्रार्कन सोनेट में लिखा गया है, लेकिन मिल्टन की एक क्वालिटी थी, जब मिल्टन पेट्रार्कन सोनेट को ही एज अ मिल्टोनिक सोनेट जब वो लिखते थे, जब आप सोनेट पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां बताऊंगी, तो ये क्या करते थे, ये अपने सोनेट्स में इंजैम्बमेंट का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? इंजैम्बमेंट का। अब इंजैम्बमेंट क्या होता है ये आपको लास्ट में बताऊंगी, जब ये पोएम पूरी कवर करा लूंगी, ये पूरा सोनेट पढ़ा लूंगी तब, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं लोकेट करके भी दिखाऊंगी कि कहाँ पर किस जगह पर एंजाममेंट का यूज हुआ है, राइट।
अब अगर बात करें इसकी राइम स्कीम की, तो इसका जो राइम स्कीम है वो देख लीजिए, या पोएम पढ़ा लेती हूँ फिर राइम स्कीम डील करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी को। तो when I consider how my light is spent are half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide lords with me useless, though my soul more went to serve there with my maker and present my true account least he returning chide. Doth God exact day labored light denied? I fondly ask, but पेशेंस टू प्रिवेंट। यहाँ तक हम फिलहाल देखने वाले हैं आस्क तक, ठीक। इसके बाद क्योंकि अगले पेज में है तो वहां से हम कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए, पहले मैं आपको ये पढ़ाना स्टार्ट करूं उससे पहले ये जो मीनिंग दी हुई है वो आपको बता देती हूँ इसका मतलब, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लिया तो यहाँ पर देखिए ये जो लाइट है यहाँ पर मेटाफर का यूज हुआ है, और ये किसके लिए आया है, ये जो लाइट है, ये जो प्रकाश है, ये किसके लिए है, ये आई साइट के लिए है, ठीक है, आंखों की रोशनी के लिए यहाँ पर मिल्टन ने लाइट का यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर आपको मैंने कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको बता दिया, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है, ठीक। उसके बाद देखिए कंसीडर का मतलब क्या होता है। कंसीडर का मतलब, जिनको पता है भाई वेल एंड गुड है, लेकिन जिनको नहीं पता वो लोग नोट कर लें। कंसीडर का मतलब क्या होता है, कंसीडर का मतलब है थिंक करना, सोचना या रिफ्लेक्ट करना, रिफ्लेक्ट ऑन या थिंक अबाउट, ठीक है। तो व्हेन आई कंसीडर, जब मैं सोचता हूं, ठीक है, व्हेन जब आई मैं, कंसीडर मीन्स सोचता हूँ, थिंक अबाउट क्या सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंड, कैसे मेरी लाइट खर्च हो गई, स्पेंड मीन्स खर्च हो गई, इट मीन्स कैसे मेरी आंखों की ये जो रोशनी है वो चली गई। यहाँ पर लाइट इज स्पेंड, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि कैसे खर्च हो गई, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है जो उन्होंने अपने सेंस में कहा है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी आई साइट की बात कर रहे हैं, मेटाफर यूज किया उन्होंने, तो वो ये कहना चाहते हैं कि जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आंखों की जो रोशनी है वो क्या हो गई, खर्च हो गई, यानी कि चली गई, ठीक है, स्पेंड हो गई। आगे देखिए, अर मीन्स क्या होता है, बिफोर, ठीक है, नोट कर लीजिए, बिफोर, BIFORE, ठीक है, बिफोर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। अब बिफोर हाफ माई डेज यहाँ पर जो आया है ये किसके लिए आया है, हाफ माई डेज का मतलब ये दिन के लिए नहीं आया है, बल्कि ये आया है जिंदगी के लिए, यानी उन्होंने अपने जीवन का जो आधा लगभग समय है वो उन्होंने क्या कर लिया है, बिता लिया है इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इस कैसे अंधकार भरे, जो जिसे बोलते हैं कि संसार में, ठीक। आगे देखिए, पूरा अभी बहुत अच्छे से ये जो एक बार वो है उसको समराइज भी कर दूंगी, इतना समझ में आया। बिफोर, अर का मतलब क्या होता है, अर का मतलब होता है बिफोर, ठीक, और हाफ माई डेज मतलब आधे मेरे दिन। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब मैं ये विचार करता हूँ कि मेरे आंखों की जो रोशनी है वो मेरी आधी उम्र से पहले ही, मेरा आधा जीवन बीता उससे पहले ही इस अंधकार और बड़े विशाल विस्तृत दुनिया में कैसे चली गई, ये वो विचार करते हैं, ठीक। आगे देखिए, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉर्ड्स विथ मी यूजलेस, और वो वन टैलेंट, कौन सा वन टैलेंट, ये किस वन टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये बात कर रहे हैं जो उनका राइटिंग का टैलेंट है, यानी कि जो वो लिखने का उनका टैलेंट है, वो एक पोएट हैं, वो जो टैलेंट है वो क्या हो गया, जिसको कि सिर्फ मृत्यु छिपा सकती थी, डेथ टू हाइड, किसके अंदर पावर था, मृत्यु ही छिपा सकती थी। इसका मतलब जब उनकी डेथ होती तो उनके साथ ही वो टैलेंट जो है वो चला जाता, लेकिन अब क्या है, अब वो टैलेंट मेरे पास, लॉर्ड्स विथ मी यूजलेस, अब वो मेरे पास क्या है, बहुत ही बेकार पड़ा हुआ है। रीजन क्यों, रीजन इसलिए कि वो उस टैलेंट को यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी आई साइट नहीं है, तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक प्रतिभा थी जिसको छिपा पाना सिर्फ और सिर्फ मृत्यु के बस की बात थी, मृत्यु ही छिपा सकती थी, लेकिन अब ये मेरा जो टैलेंट है ये मेरे पास कैसा है, यूजलेस पड़ा हुआ है, ठीक है, यानी बेकार पड़ा हुआ है। आगे देखिए, दो यानी कि यद्यपि माई सोल मोर बैंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर। अब यहाँ पर मेकर किसके लिए आया है, तो ये जो मेकर है ये किसके लिए आया है, गॉड के लिए आया है। मेकर मीन्स जो हमें बनाता है, मेक करता है, यानी कि जिसने हमें जन्म दिया है, मीन्स जिसके कारण हम इस दुनिया में हैं, मेकर हमारा, तो हमारा गॉड। तो वो कह रहे हैं यद्यपि मेरी ये जो सोल है, ठीक है, मेरी ये जो आत्मा है वो इस
मेरी जो पोएटिक टैलेंट है, मेरी जो काव्य प्रतिमा है, इसके साथ मेरे ईश्वर की क्या करना चाहती है, सेवा करना चाहती है, सर्व करना चाहती है। समझ में आ रहा है? यद्यपि माई सोल मोर वेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, यानी मेरा ये जो टैलेंट है, राइटिंग का टैलेंट है, इसको मेरी आत्मा इससे अपने जो ईश्वर हैं, अपने जो गॉड हैं, उनकी क्या करना चाहती है, सेवा करना चाहती है। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहती है माई ट्रू अकाउंट, मेरा सच्चा लेखा जोखा, लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, रिटर्निंग मतलब क्या है, ये जो रिटर्निंग मीन्स है, इसका मतलब है जजमेंटल डे, यानी कि जब हम मृत्यु के बाद वापस जाते हैं भगवान के पास, तो वो हमारा जजमेंटल डे होता है। उस दिन डिसाइड होता है कि हमने लाइफ में क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, उस हिसाब से हमारे लिए क्या होता है, जजमेंट पास होता है। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। चाइल्ड का मतलब क्या है, चाइल्ड मतलब है पनिश, इसका मतलब क्या है, पनिश, राइट, इसका मतलब है पनिश। उसके बाद वो कह रहे हैं, अब उनको यहाँ पर डर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे डर लग रहा है, मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब मेरा मतलब जजमेंट वाला डे हो, जब मैं ईश्वर के पास जाऊं, उस समय ईश्वर मुझे डांटे, फटकारे। ठीक है, यहाँ पर ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्होंने खुद ही आंसर कर दिया। ये देखिए, डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर्ड लाइट डिनाइड। यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये लिटरेरी फॉर्म में अभी बताऊंगी कौन सा है। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं कि क्या कोई ईश्वर, क्या कोई दैवीय शक्ति, डथ मतलब क्या है, डथ मतलब डज, DOES, डज गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, क्या कोई ईश्वर या कोई ईश्वरीय शक्ति परिश्रम की आशा करता है? क्या वो इस तरह से सोचता है कि उसके लिए कोई ये काम करे, कोई परिश्रम करे जिसकी दृष्टि छीन ली गई हो, लाइट डिनाइड यानी जिसकी आंखों की रोशनी छीन ली गई हो? क्या उससे गॉड ऐसी अपेक्षा मतलब कि एक तरह से कह लीजिए कि उम्मीद रखता है कि वो इस तरह की परिश्रम करे? डे लेबर मतलब दिन में किया जाने वाला काम, यानी कि पढ़ाई लिखाई का जो काम है वो एग्जैक्टली आप अंधेरे में कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने एक सिंबल के तरीके से पेश किया है डे लेबर को, यानी कि जो ये राइटिंग का काम है, ये जो दिन में होने वाला काम है, ये तो मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, तो क्या अभी भी ये मुझसे जो गॉड है वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं इतना मेहनत करूं? आगे देखिए, आई फॉन्डली आस्क, फॉन्डली मतलब मैं मूर्खता पूर्वक ये प्रश्न पूछता हूं। अब ये क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिए और मुझे कमेंट करिए आपको पता है तो, नहीं तो अभी तो मैं आपको बताऊंगी ही। ठीक, आगे बढ़िए। बट पेशेंस टू प्रिवेंट, ये जो धैर्य है, लेकिन धैर्य तुरंत यहाँ पर क्या कर रहा है, उनका आंसर दे रहा है, जवाब दे रहा है। आगे देखिए क्या दे रहा है, दैट मर्मर सून रिप्लाइड, ये जो पेशेंस है, ये जो धैर्य है, ये क्या कर रहा है, तुरंत क्या कर रहा है, जवाब दे रहा है, रिप्लाई कर रहा है उनके उस क्वेश्चन का जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि क्या गॉड को जरूरत है मेरे काम की, जो डे लेबर है उसकी जरूरत है, क्या गॉड मुझसे उम्मीद कर रहा है? उसी का आंसर कौन कर रहा है, इनका पेशेंस, इनका धैर्य। देखिए क्या आंसर कर रहा है, गॉड डज नॉट नीड, गॉड को जरूरत नहीं है, ये इसका मतलब है डज, राइट, डथ मतलब डज, तो गॉड डज नॉट नीड, गॉड को जरूरत नहीं है, इधर मीन्स मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, या मतलब ईश्वर को किसी चीज की जरूरत नहीं है, मनुष्य द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसकी, या तो फिर उसके द्वारा जो उपहार दिए जाते हैं, जो प्रेजेंट, जो गिफ्ट दिया जाता है, उनमें से किसी भी चीज की जरूरत ईश्वर को नहीं है। इनका जो पेशेंस है वो इस बात को रिप्लाई करता है। ठीक, आगे देखिए, हु बेस्ट बियर हिज योक माइल्ड। अब यहां पर ये जो योक है इसका मीन क्या है, इसका मीन समझ लीजिए, इस पूरी पोएम में से ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये एज अ सिंबल की तरह से यूज किया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, योक का मतलब एक मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ, ये जो मान लीजिए कि ये आपके क्या है, बैल हैं, ठीक है, ऐसा हालांकि ऐसे होते नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये आपके क्या है, ऑक्स हैं, ठीक है, तो ऑक्स के ऊपर ये जो इस तरह से कनेक्ट किया हुआ रहता है, यानी इनको जिस डंडे से जोड़ा रहता है, और फिर उस डंडे से इस तरह से यहाँ से जो व्यक्ति कनेक्ट होता है, यहाँ पर एक व्यक्ति है ना जो खेत को जोतता है, तो ये क्या करता है, इन दो बैलों से ऐसे कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर इस योक का मतलब ये है, ये जो चीज है ना जो कनेक्ट कर रही है, यहाँ पर योक का मतलब यही है।
इसी को इन्होंने यॉक कहा है, इसी को यॉक बोला जाता है। अब यहाँ पर क्यों इन्होंने यूज किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि ये जो ऑक्स है ना, ये हम है, क्या है, ये हम है, और ये क्या है, जो हमें संचालित कर रहा है, जो हमें चला रहा है, जो हमें एक रास्ता दिखा रहा है, वो कौन है, वो है गॉड। ठीक, तो वो हमसे क्या है, कनेक्टेड है, किसके थ्रू, यॉक के थ्रू। ठीक, तो यहाँ पर वही वो कह रहे हैं, जो उसकी, देखिए बैलों को इसकी पीड़ा तो होती है ना, माइल्ड पीड़ा, यानी उनके जो पीठ पर ये होता है उसका हल्का दर्द तो उन्हें होता है, उसको उनको सहना पड़ता है, बियर करना पड़ता है। लेकिन वही वो कह रहे हैं कि इसी तरह सेम ईश्वर से भी हमारा कनेक्शन होना चाहिए, ईश्वर से भी हमारा जुड़ाव होना चाहिए। जो ये एक बॉन्डिंग है, ये जब इससे हम इस ईश्वर से इस तरह से जुड़े रहते हैं तो हम ईश्वर को बेस्ट सर्व कर रहे होते हैं। यानी कि ईश्वर हमसे क्या चाहता है, वो हमसे नहीं चाहता कि हम उसके लिए कोई काम करें, हम उसको कोई गिफ्ट दें, ये वो हमसे नहीं चाहता। वो क्या चाहता है कि हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड यॉक, जो उसके इस यॉक को अच्छे से बियर कर सके, सहन कर सके। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो उनके द्वारा ये जो भी साधारण आपके कष्ट हैं लाइफ में, उससे आप परेशान ना हो, आप एक विश्वास रखो ईश्वर में, एक ट्रस्ट रखो, एक विश्वास रखो और एक कनेक्शन बना के रखो ईश्वर के अंदर। आपका जो विश्वास है, आप जो ईश्वर पे विश्वास करते हो, वही ईश्वर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। दे सर्व हिम बेस्ट, वो ही लोग उसको क्या करते हैं, बेस्ट सर्व करते हैं, जो उसके स्माइल्ड यॉक को बियर करते हैं, यानी कि सहन करते हैं। यानी संसार के छोटे मोटे कष्टों में आप बहुत परेशान ना हो जाएं, अपना धैर्य बनाकर रखें और आपको एक विश्वास हो कि ईश्वर मेरे साथ कभी गलत नहीं करेगा। तो ये जो एक कनेक्शन है आपका ईश्वर के साथ, ये एज अ योग दर्शाया गया है। और अगर आप ऐसा करते हैं, सहन करते हैं, तो आप ईश्वर की सर्वोत्तम सेवा कर रहे हैं। ठीक है, वो लोग उसको बेस्ट सर्व कर रहे हैं। आगे देखिए, हिज स्टेट इज काइंडली 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड। अब यहाँ पर ये जो हिज है, ये किसके लिए आया है, ऑब्वियसली ये गॉड के लिए आया है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है ये हिज किसके लिए आया है, तो ये गॉड के लिए आया है कि गॉड का जो स्टेट है वो क्या है, किंगली है, बिल्कुल राजाओं के जैसा है। ठीक है, यानी उसकी स्थिति बिल्कुल राजा की तरह है, उसकी आज्ञा मानने के लिए, ठीक, उसकी आज्ञा मानने के लिए बहुत सारे लोग बिना रेस्ट किए हुए, बिडिंग स्पीड मतलब बहुत तेजी स्पीड में, यानी ईश्वर के मुंह से निकला ही नहीं कि लोग काम करने के लिए हजारों, थाउजेंड्स जो देवदूत हैं, यानी उसकी आज्ञा का पालन करने वाले जो लोग हैं, वो क्या हैं, बिल्कुल खड़े हैं। कहां पर, पोस्टेड ओवर लैंड एंड, ये ओवर है, ठीक है, OVER, पहले ऐसे ही लिखा जाता था। तो लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, यानी कि वो लोग, उसकी स्थिति जो गॉड है, उसकी स्थिति कैसी है, राजा के समान है, और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उसके लिए काम करने के लिए हजारों संख्या में देवदूत जो है बिना विश्राम किए हुए लैंड पे यानी भूमि में और ओशन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। आगे देखिए, लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। आगे वो ये कहते हैं कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, क्या करते हैं, जो लोग सिर्फ खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं, वे लोग भी उनकी सेवा करते हैं। इट मीन्स गॉड हमसे यानी मुझसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, गॉड को मुझसे कोई ऐसा नाराजगी नहीं है कि मैं उसके लिए लिख नहीं पा रहा, कोई काम नहीं कर पा रहा हूं। तो गॉड को मुझसे क्या चाहिए कि सिर्फ मैं गॉड के ऊपर ट्रस्ट रखूं कि ईश्वर ने जो भी मेरी लाइफ में किया है वो बुरा नहीं है, कहीं ना कहीं से उनको जो रास्ता है वो मिल जाएगा। क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है आपको, आई होप समझ में आया होगा। अब हम इसका फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं और उसके बाद हम इसमें जो भी यूज हुआ है आपका जिसे बोलते हैं मीटर, उसको देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये जो इरेजर है ये तो आई थिंक आएगा नहीं, तो जस्ट मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और यहाँ से इरेजर लेकर इरेज कर लेती हूँ। कहाँ है इरेजर भाई, एक्चुअली मैंने अभी ना इरेजर का यूज़ किया नहीं है इसमें, तो इस वजह से मुझे जो है इरेजर के बारे में पता नहीं है। तो जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मैं इसको क्या करती हूँ, सर्च कर लेती हूँ। मिल जाओ भाई, कसम खा लियो आज नहीं मिलोगे। चलो चलो, तब तक आप लोग फटाफट से कमेंट करो, बैठो नहीं, मुझे बताओ फटाफट से आप लोग कि क्या बताओगे। यही बता दो यार कि लिटरेरी फॉर्म्स यहाँ पर कौन कौन से यूज हुए हैं, और क्या बताओगे।
चलो मुझे लगता है आज तो मिलने से रहा मुझे, ये इसी में कहीं छुप जाता है। ठीक है, तो चलो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, नहीं मिल रहा भाई। चलो तो चलो हम चलते हैं फाइनली थक हार करके अपने रीडिंग मोड पे, और यहीं पर मैं कोशिश करती हूँ आपको बताने की। तो हम क्या बता रहे थे, आपको फिगर ऑफ स्पीच बता रहे थे। चलिए फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं हम, इसमें क्या यूज हुआ है, और साथ ही साथ राइम स्कीम देख लेते हैं। तो इसकी राइम स्कीम पे हम चलते हैं। इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, मैंने आपको पहले तो ये बताया कि ये क्या है, ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। क्या है, पेट्रार्कन सोनेट है। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो भी कैसी होगी, पेट्रार्कन सोनेट जैसी ही होगी। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसकी जो राइम स्कीम है वो है ए। अच्छा, इसको आप पढ़कर देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पर चेक करना भी बता देती हूँ। ठीक है, देखिए व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, तो यहाँ पर स्पेंट एंड वाइड आया हुआ है, तो क्या ये राइम कर रहा है? एक मिनट यार प्लीज, सॉरी एक्चुअली मैं पेन लेना भूल गई, जस्ट पेन ले लेती हूँ, ये चलेगा नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से, देर बिल्कुल नहीं करूँगी, जल्दी से बताऊंगी। चलिए देखिए यहाँ पर स्पेंट है, इसको हम ए बोलेंगे। ठीक है, मैनेज कर लो यार प्लीज, फिर मैं कल जो है सीख लूंगी अच्छे से कि इसको कैसे इरेज करते हैं। एक्चुअली अभी तक मैं पावर पॉइंट यूज करती थी तो वहां पर मुझे पता था, ये फॉर्मेट में अभी जल्दी यूज करना स्टार्ट की हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे पता नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बी रख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों राइम नहीं कर रहा। स्पेंट वाइड राइम नहीं कर रहा ना, तो हमने इसको ए रख लिया, इसको बी रख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, देखिए हाइड, तो वाइड हाइड राइम कर रहा है ना, यानी ये भी बी हो गया। ठीक, उसके बाद देखिए स्पेंट बेंट, ये राइम कर रहा है, तो ये ए हो गया। यानी राइम स्कीम हमारी क्या बनी, ए बी बी ए, राइट। ये हमारा जो फर्स्ट 4 लाइन है उसकी राइम स्कीम हो गई। सॉरी ये ए है, इसको ए ही समझिएगा। ठीक है, डी मत समझ लीजिएगा, ये ए है। आगे देखिए यहाँ पर प्रेजेंट प्रिवेंट राइम कर रहा है, तो ये दोनों क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद चाइल्ड डिनाइड, ये राइम कर रहा है, तो ये बी हो गया। यानी कि हमारे फर्स्ट जो 8 लाइन है उसकी राइम स्कीम मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या है, ए बी बी ए बी बी ए, राइट। ये इसकी राइम स्कीम हो गई। अब हम सेस्टेट का देख लेते हैं। ठीक है, बताऊंगी बहुत अच्छे से, बस पेशेंस रखिए, सारी चीजें बताऊंगी कि ऑक्टेव सिस्टेट क्या है। ठीक है, सब कुछ बताऊंगी। आगे देखिए नीड, तो नीड को हम क्या करेंगे, सी करेंगे, क्योंकि ये किसी से राइम नहीं कर रहा, जो पीछे वर्ड्स आए हैं उनमें, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। उसके बाद देखिए बेस्ट, ये भी नहीं राइम कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद स्टेट, ये भी नहीं राइम कर रहा ऊपर वाले से, तो इसको हम ई बोल देंगे, यानी कि सी डी ई। उसके बाद देखिए नीड और स्पीड राइम कर रहा है ना, यानी हमने इसको सी नाम दे दिया। फिर उसके बाद बेस्ट रेस्ट राइम कर रहा है, तो इसको हमने डी दे दिया। उसके बाद वेट स्टेट राइम कर रहा है, तो ई दे दिया। यानी फाइनली सेस्टेट की राइम स्कीम क्या बन गई, सी डी ई एंड सी डी ई, राइट। समझ में आ गई, ये पूरी राइम स्कीम है, ए बी बी ए सी डी, अब्बा अब्बा सीधे सीधे। ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब्बा अब्बा सीधे सीधे। ठीक, ये हो गया आपका राइम स्कीम। अब बात करते हैं, जो मैं ऑक्टेव की बात कर रही थी, जो आपने अभी पीछे देखा वो 8 लाइन थी। ऑक्टेव मीन्स होता है 8 लाइंस। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टेव और सेस्टेट का है। ऑक्टेव में जो है पेट्रार्कन सोनेट में, मैं आपको जब पढ़ाऊंगी डिटेल से बताऊंगी, वहां पर राइटर जो है वो अपने आप से ही क्वेश्चन करता है। एक उसकी जो मन स्थिति होती है वो दुविधा वाली होती है। उसके बाद सेस्टेट आते ही, यहाँ देखिए ये आपका यहाँ से वहां से सेस्टेट स्टार्ट हो जाता है। तो सेस्टेट आते ही क्या है, वो खुद ही अपने क्वेश्चंस का आंसर देने लगता है। जैसे कि आपने इस पोएम में देखा, अभी तक वहां पर राइटर जो है, आपका जो पोइट है मिल्टन, वो क्वेश्चन कर रहा था ना। पीछे देखिए यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया ना कि आई फॉन्डली आस्क, यहाँ पर वो क्वेश्चन कर रहे हैं, और उसके बाद अगली ही लाइन में, यानी सेस्टेट स्टार्ट होते ही वो खुद आंसर कर रहे हैं कि द पेशेंट मर्मर सून रिप्लाइड, वो खुद ही आंसर दे रहे हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सेस्टेट में क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, और ऑक्टेव में स्टार्टिंग की 8 लाइन में प्रॉब्लम होती है। ये पेट्रार्कन सोनेट का फॉर्म है। ठीक, आगे बढ़े। आगे अब हम फटाफट से देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सा लिटरेरी फिगर यूज हुआ है। तो देखिए व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ठीक, अगर हम इसके बारे में बात करें तो कौन सा यूज हुआ है, कॉन्सोनेंस यूज हुआ है फर्स्ट लाइन में। आपका मेरे को जगह नहीं मिल रही यार, तो आप समझ लो। ठीक है, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर कॉन्सोनेंस का यूज हुआ है। व्हेन आई कंसीडर
हाउ माई लाइट इज स्पेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर एजोनेंस का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, एजोनेंस का यूज हुआ है, ठीक है। उसका बाद देखिए यहाँ पर लॉर्ड्स विथ मी यूजलेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड प्रेजेंट तक, यहाँ तक आपका यहाँ क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन। मेकर, प्रेजेंट, लॉर्ड्स विथ मी यूजलेस, द माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर एंड प्रेजेंट। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर आपका एलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे जो है आपको मैं बताऊंगी कंसीडर, है ना, यहाँ पर देखिए, और माई लाइट, जो आई का साउंड है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो समझ में आ गया होगा ना आपको कॉन्सोनेंस कैसे यूज हुआ है। बाकी जब मैं पूरा डिटेल से आपको पढ़ाऊंगी ना तो वहाँ पर बहुत अच्छे से बताऊंगी कि कॉन्सोनेंस क्या होता है, एलिट्रेशन क्या होता है, ये सब आपको बताऊंगी। और यहाँ पर देखिए जो वर्ड वाइड आया हुआ है, वर्ड डब्ल्यू का साउंड जो है वो रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, ये आपका एलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया क्या यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहीं पर देखिए कहीं था ये बट पेशेंस, ये जो पेशेंस है ये आंसर कर रहा है ना, तो ये पेशेंस उत्तर दे रहा है इन्हीं के क्वेश्चंस का। तो ये पेशेंस क्या है, क्या कोई आदमी है, इंसान है, नहीं। इट मीन्स यहाँ पर इसको क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है। तो यहाँ पर पूरा नहीं लिख पाऊंगी, पर्सोनिफिकेशन का क्या हुआ है, यूज हुआ है, ठीक। यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो वन टैलेंट की बारे में बात हो रही है, जो ये अपने वन टैलेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि मेरे पास ये एक टैलेंट है, ये वन टैलेंट क्या है, यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो ये जो वन टैलेंट है ये क्या है, ये अल्यूजन है, ठीक। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, ये क्या है, ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। रिटोरिकल क्वेश्चन का मतलब वो होता है कि जब आंसर देने की जरूरत नहीं होती, आंसर खुद ब खुद पता होता है, आंसर है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने खुद ब खुद आंसर बता दिया, इसका सॉल्यूशन बता दिया। क्लियर है। ये था आपका, और एंजाइममेंट के बारे में मैं बात कर रही थी ना, राइट। मैंने आपसे बोला था कहाँ यार, मतलब मैं सच में बहुत पछता रही हूँ कि मैंने ये इरेजर कैसे नहीं सीखा, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है आपको बताना। तो ये देखिए वहाँ यहाँ व्हेन से स्टार्ट है, और आप देखो कि पूरी जो लाइन है वो कहीं पर भी आपको फुल स्टॉप नहीं मिल रहा, यानी कि यहाँ पर जो थॉट है, जो विचार है वो क्या हो रहा है, वो एंड नहीं हो रहा, वो पूरा कैरी ऑन आगे ही आगे होता जा रहा है। लाइन तो जो है वो आ रही है, लेकिन जो थॉट है, जो विचार है वो एंड नहीं हो रहा। वो कहाँ पर एंड हो रहा है, यहाँ पर आई फॉन्डली आस्क, यानी यहाँ पर ये जो पूरा थॉट है उनका कंप्लीट हो रहा है। इसी को बोलते हैं एंजाइममेंट। एंजाइममेंट का मतलब क्या होता है, जब जो आपके थॉट हैं वो लाइन बाय लाइन आगे कंटिन्यू करते जाएं, ठीक है। एक तरह से कह लीजिए ओवरलैप, यानी कि आगे बढ़ते जाएं और कंप्लीट ना हो, उसको बोलते हैं एंजाइममेंट। बाकी डिटेल में जब सोनेट पढ़ाऊंगी, मिल्टोनिक सोनेट, तो बहुत अच्छे से बताऊंगी। यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन कुछ भी है तो डेफिनेटली आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जो है बहुत अच्छे से समझाऊं। मैंने आपको फॉर्म बता दिया कि ऑक्टेव एंड सेस्टेट यूज हुआ है। हाँ, मीटर समझ लीजिए, यहाँ पर मीटर कौन सा यूज हुआ है, यहाँ पर आईएम्बिक पेंटामीटर यूज हुआ है, ठीक है। आईएम्बिक पेंटामीटर क्या है, बहुत अच्छे से डिटेल जब पढ़ाऊंगी मीटर तो बताऊंगी, इतना समझ लीजिए। अनस्ट्रेड फॉलो बाय स्ट्रेस, ये जब 5 बार यूज होता है किसी लाइन में तो उसको बोलते हैं आईएम्बिक पेंटामीटर। इसको मीटर में बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ठीक है। तो आई थिंक क्लियर होगा। कहीं किसी लाइन में कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है तो आप बहुत अच्छे से मुझसे पूछ सकते हैं। पर आप बिल्कुल चिंता मत करिए कि यहाँ पर जो है अगर मैं कुछ नहीं लिख पाई हूँ जगह की कमी की वजह से, तो वो जब मैं लाइंस कवर कराऊंगी ना, यानी कि जब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी तो यहाँ से बहुत सारी लाइंस आती हैं। मतलब आप कह लीजिए 2-4 लाइन को छोड़ करके बाकी सारी लाइंस इंपॉर्टेंट है, सब की सब एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये सारी लाइंस जब मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी तो वहां पर ये सारी चीजें फिर से आएंगी, तो वहां पर क्या लिटरेरी टर्म यूज हुआ है, क्या हुआ है, बहुत डिटेल से वहां पर आपको समझा दूंगी। अभी तो फिलहाल वैसे मैंने समझा ही दिया है, अपनी तरफ से मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर आपको समझ में आई है, आपके दिल तक एग्जैक्टली वही पहुंचा है जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ, जो मैं समझाना चाह रही थी वही पहुंचा है, तो प्लीज
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपने लास्ट तक देखा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप मेरे साथ बंधे हैं, आपको पसंद आया है। तो आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि आपका एक छोटा सा जो लाइक है वो मुझे क्या दे जाता है। बाकी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते रहिए, हैप्पी रहिए।